व्हाट डू मीन बाय लीवरेज? तो एक लीवर शब्द है, लीवर। कुछ लोग उसको बॉडी पार्ट से कवर करते हैं, है ना, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, तो वो वाला लीवरेज है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एक दूसरा लीवर शब्द आता है, कंपनी का नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, तो उसकी भी बात नहीं। एक तीसरा शब्द आता है लीवर, वो शब्द आता है इंजीनियरिंग में, जिसके अंदर वो जैक जो होता है ना, जैक गाड़ी का पंचर करने के लिए उसको थोड़ा गाड़ी को लिफ्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए वो जैक जो है ना, वो बेसिकली लीवर है। उसको लीवर बोलते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग भाषा, उसको क्या बोलते हैं? लीवर। क्या करता है? कम एफर्ट्स एंड ज्यादा रिजल्ट। आप सोचो, आप में से कोई बंदा है जिसका 40 किलो भी वजन है सपोज, और गाड़ी का वजन है 3000 किलो। अब उसका एक पोर्शन लिफ्ट करना है, टायर चेंज करना है। अब उसको बोले 40 किलो वाले को कि भाई 3000 किलो को लिफ्ट कर दो, नहीं कर पाएगा। उसको लिफ्ट करके ले जाना पड़ेगा, बहुत एफर्ट करेगा। तो अभी क्या करना है? तो एक जैक लगा दो। जैक का कंस्टिट्यूशन ऐसा है कि वो 40 किलो वाला बंदा भी ऐसा हाथ से डांस का स्टेप कर लेना 5-6 बार, तो भी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो जो जैक है, वो जैक का इंटरनल कंस्टिट्यूशन, उसकी आंतरिक रचना ऐसी है कि लेस एफर्ट करके भी आप बड़ी से बड़े वजन को लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वही क्रक्स ये चैप्टर का है। क्रक्स ये चैप्टर का यही है कि कुछ लेवल्स है, मैं बताऊंगा। एक लेवल है इंटरेस्ट का, दूसरा लेवल है फिक्स कॉस्ट। दोनों का स्टडी मींस लिवरेज का स्टडी। तो अगर आप प्रॉपरली इंटरेस्ट का स्टडी कर लो, एंड प्रॉपरली अगर आप फिक्स कॉस्ट का स्टडी कर लो, एंड उसके रिलेटेड प्रॉपर डिसीजन लो, तो छोटे स्टेप्स लेके भी आप बड़े बदल ला सकते। अब वो बदल कौन से होंगे? डेफिनेटली फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो पैसे के एंगल से ही होगा, प्रॉफिट के एंगल से ही होगा। तो आप समझ लो इधर कोर क्या है, एक छोटा सा स्टेप इंटरेस्ट रिलेटेड आपने लिया, तो उसकी वजह से कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा हो गया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया कुछ एंगल्स। सिमिलरली एक फिक्स कॉस्ट नाम का एक कॉस्ट है, अगर उसके रिलेटेड कुछ निर्णय ले लिया तो कंपनी की फाइनेंस हेल्थ बढ़ भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। तो पूरा लीवरेज एनालिसिस मींस क्या? ये दो फैक्टर है। कौन सा? एक है इंटरेस्ट, दूसरा कौन सा है? फिक्स कॉस्ट। और उसके रिलेटेड डिसीजन लेके, उसके रिलेटेड कुछ एक्शंस लेके आप क्या करते हो? तो आप अपना फाइनेंस चेंज करते हो, प्रॉफिट चेंज करते हो। ये जो है उसको लिवरेज बोलते हैं। हम वो एंगल से पढ़ेंगे ये चैप्टर। अब है ना, बेसिकली 3 फॉर्मूलाज है इसके अंदर, मैं बता दूं। देयर आर 3 लिवरेजेस। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, जो बात कर रहा है कि हम फिक्स कॉस्ट का सबसे अच्छा यूज कैसे कर पाए। दूसरा जो लिवरेज है उसका नाम है फाइनेंशियल लिवरेज, जो हमको बता रहा है कि हम भाई इंटरेस्ट कॉस्ट का बेस्ट यूज कैसे कर पाए। एंड तीसरा लिवरेज है, वो कुछ स्वतंत्र लिवरेज है नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दो तो तीसरी बन जाती है, जिसका नाम है कंबाइंड लिवरेज, जो फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में लेके उसकी क्या इंपैक्ट हो सकती है वो बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, एक लाइन में उसका डेफिनेशन लिखना हो तो मैं तो ऐसा बोलूंगा, ऑपरेटिंग लिवरेज मींस हाउ बेस्ट यू आर एबल टू यूटिलाइज योर फिक्स कॉस्ट। अगर मैं फाइनेंशियल लिवरेज को एक लाइन में बताऊं तो इट इज दैट analysis, or it is that leverage which shows that how best you can able to utilize your interest cost. What is your combined leverage? तो ये दोनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? तो combined leverage means how best you can able to utilize your fixed cost as well as interest cost। खत्म। तो अगर मैं डेफिनेशन एंगल से जाऊं या कॉन्सेंट्रेटेड कौन से मैटर से, कौन से एरिया से हमको ये चैप्टर देखना है, कौन से ग्लासेस, कौन सा विजन रखना है, तो ये विजन से ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब है ना एक स्ट्रक्चर आपको मेरे को शेयर करना है। उस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट चेक इट आउट दैट स्ट्रक्चर।
देखो ये स्ट्रक्चर देखो, बस इसके आजू बाजू घूमना है। ये इतना आपको आता है ना, तो ये चैप्टर में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट, इतना याद रखना है बस, ये टेबल याद रखना है। और बड़ा सिंपल टेबल है, क्योंकि जो लोग ग्रुप 1 पढ़ के बैठे हैं उनको मालूम है मार्जिनल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। बट ये किनके लिए नया है मालूम? जो हमारे बच्चे इधर ऑनलाइन अभी फाउंडेशन वाले बैठे हैं, है ना, 12th के बाद आए, 6 महीने में फाउंडेशन दिया, अभी बेचारों को मालूम ही नहीं है कॉस्टिंग क्या है। कॉस्ट शीट मालूम है और टाइप्स ऑफ कॉस्ट मालूम है, क्योंकि वही कोर्स है उनका, उसके आगे का एक भी चैप्टर उनको नहीं मालूम। तो उन लोगों को थोड़ा इसमें मेमोरी यूज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 प्रकार के खर्चे हैं, वेरिएबल एंड फिक्स, दोनों। ये तो मालूम है सभी को, वेदर फाउंडेशन बेस्ड हो या बीकॉम बेस्ड हो, है ना। ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी, फिक्स एंड वेरिएबल। तीसरा सेमी वेरिएबल है, बट उसको भी लेटर ऑन तो फिक्स एंड वेरिएबल में ही बाइफरकेट कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी, फिक्स वेरिएबल 2 कॉस्ट है, मींस टोटल कॉस्ट 2 हिस्सों में बटी है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? कि आउटपुट में बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं वो खर्चा सेम रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट दिस कॉस्ट रिमेन्स सेम, उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। एंड वेरिएबल किसको बोलते हैं? विच वेरी विथ आउटपुट। आउटपुट बढ़ता है तो ये खर्चा इन टोटल बढ़ता है, आउटपुट कम होता है तो ये खर्चा इन टोटल कम होता है, बट पर यूनिट ये खर्चा कांस्टेंट रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब ये दोनों का टोटल कर दे तो हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सॉरी, ये दोनों का टोटल करेंगे टोटल कॉस्ट मिलेगा, और सेल्स में से ये दोनों कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट। तो चलो सेल्स में से पहले फेज में हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, अभी पूरी दूसरी कॉस्ट माइनस करनी बाकी है, फिक्स्ड। तो सेल्स में से मैं पहले लेवल की कॉस्ट माइनस की, अब जो मेरे को मिला ना, फाउंडेशन वाले बच्चे याद रख लो, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? सेल्स में से सिर्फ एक खर्चा माइनस किया, वेरिएबल, अब जो मिला ना वो है कंट्रीब्यूशन। ये नाम है, आप ऐसे समझ लो, लाइक अ ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से कुछ खर्चे माइनस किए, ग्रॉस प्रॉफिट आया, बाकी के खर्चे माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा। तो पहला खर्चा माइनस किया सपोज वेरिएबल नाम का, अभी जो है उसका नाम है कंट्रीब्यूशन, और ये कंट्रीब्यूशन में से दूसरा खर्चा माइनस करेंगे जिसका नाम है फिक्स कॉस्ट, अब जो आएगा उसका नाम है प्रॉफिट। तो बच्चों ये सीक्वेंस याद रहेगा, अभी फाउंडेशन वाले आपके लिए मैंने समझाया ये। तो देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। यही प्रॉफिट को फाइनेंस में बोलते हैं ईबीआईटी। क्या बोलते हैं? अब ईबीआईटी का एक फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका एक दूसरा नाम भी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 नाम मैंने लिखे हैं इधर। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, अब मिलेगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि अभी हमने वेरिएबल एंड फिक्स नाम के सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस किए, एक भी फाइनेंसिंग खर्चा माइनस नहीं किया इधर, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, डिविडेंड माइनस नहीं किया, एक भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड खर्चा माइनस नहीं किया इधर हमने, बराबर। तो हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस किए, इसलिए ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फाइनेंस में यही प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, और उसका तीसरा नाम भी है ईबीआईटी, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐसा है जिसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं कटा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कोई ऐसा लॉजिक भी लगाएगा सर डिविडेंड भी नहीं कटा है, डिविडेंड खर्चा ही नहीं है तो क्यों हटाने का? इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो डिविडेंड को तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं प्रॉफिट ढूंढने के लिए। तो ये सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाया, प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट में से ईबीआईटी मिला, उसमें से अब इंटरेस्ट हटाएंगे। देखो सीक्वेंस में, देखो इंटरेस्ट हटाया, अब जो मिला ना उसका नाम है अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसी को हम है ना टैक्सेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये टैक्सेबल प्रॉफिट है जिसको हम ईबीटी भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, कुछ लोग उसको पीबीटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ईबीआईटी का दूसरा नाम पीबीआईटी भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसकी जगह प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज वन एंड सेम। अगर चौथा नाम जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते। ठीक है, तो ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट हटाएंगे, अब जो बनेगा उसका नाम है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स भी हटा दो भाई, ये टैक्सेबल प्रॉफिट है, उसमें से टैक्स हटा दो। अब जो बनेगा ना, ये प्रॉफिट ऐसा है जिसको हम रियल प्रॉफिट बोलेंगे, बट ये प्रॉफिट पे राइट किसका? ऑनर्स का,
क्योंकि इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट वालों को टैक्स दे दिया, जो खर्चा किया था, खर्चे के हेड्स थे फिक्स एंड वेरिएबल, वो जिन्होंने हमको मटेरियल लेबर वगैरह सप्लाई किया उन लोगों को भी दे दिया। अब जो बचा ना, ये ऑनर का प्रॉफिट। इसलिए ये जो लास्ट में ईबीटी में से, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, उसको अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, बट एक और नाम बोलता हूं उसका नाम है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि इस पर राइट किसका है? नहीं, अभी इक्विटी का राइट नहीं है, अभी एक चीज रह गई, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना। इक्विटी वालों का तो लास्ट में राइट आता है। बाय द वे मैं बता देता हूं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस क्या है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस का डिफरेंस क्या है? सर दोनों शेयर है, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूं। डिफरेंस ये है कि दोनों को डिविडेंड मिलता है, हाँ, दोनों शेयर होल्डर है। हाँ सर, एक फर्क मालूम है, एक, हाँ बोलिए, वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं है, जबकि इक्विटी वालों को वोटिंग राइट है ना। एक और डिफरेंस आपको मालूम है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों बना? सर उसकी फोई को पूछ लो। किसी का नामकरण तो वही करते हैं ना हमारे इंडिया में, हमारा नाम भी किसी ने बनाया है। हाँ, कौन कौन, क्या 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 फर्क है? फिक्स इनकम, उसको मैं पूरा मीन्स है, वन ऑफ द रीजन है, बट एकदम से बेस्ट रीजन नहीं है। मैं 2 रीजन बताऊंगा, एक तीसरा भी बता दूंगा। वो 3 की वजह से प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर बना है। हाँ बोलो। यस यस, दैट इज द सेकंड डिफरेंस। पहला डिफरेंस था वोटिंग राइट प्रेफरेंस वालों को नहीं है, इक्विटी वालों को है। दूसरा, कंपनी अगर बंद हो रही है और जो एसेट्स बेच रहे हो, वो बेचने से पैसे बचते हैं, तो वो पहले आउटसाइडर को दे दो, गवर्नमेंट के ड्यूज पे कर दो, सैलरी वैलरी पे करना है पे कर दो, क्रेडिटर्स को दे दो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सभी को दे दो। अब जो बचा वो ऑनर्स बांटेंगे, ऑनर्स में भी पहले प्रेफरेंस वालों को दे दो। तो इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल दे आर गेटिंग अ प्रेफरेंस, एंड इन गेटिंग द डिविडेंड दे आर गेटिंग अ प्रेफरेंस। ये 2 चीजों में उनको प्रेफरेंस मिलता है। अब ये 2 राइट है उनके। प्रेफरेंस वालों का नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों पड़ा? तो बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजंस, कि दे आर गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर 1 इन गेटिंग द डिविडेंड, एंड नंबर 2 इन गेटिंग द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दैट इज व्हाई दे आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये 2 रीजन है। अब ये 2 चीजें उनको मिल गई। अब देखो, एक चीज है आवन जावन, आवक जावक, प्रॉफिट लॉस। अब आपको 2 प्रॉफिट्स दे दिए, 2 बेनिफिट्स दे दिए, कुछ राइट्स दे दिए, तो कुछ ऑब्लिगेशन भी आ जाएगी। मीन्स कुछ दिया तो कुछ ले लिया। आपको क्या दिया? तो ये 2 राइट्स दिए, और उसके सामने क्या ले लिया? तो आपका वोटिंग राइट ले लिया। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट है। अब आप समझ लो, जो भी ये पैसा आया अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से भी सबसे पहले किसको दे देने का? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों को दे दो। तो देखो मैंने लिखा है अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया है। अब जो बचा ना, ये पैसे इक्विटी वालों के, और उसी का नाम है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दो, अब जो बचता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इसमें से कुछ आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाय वे ऑफ डिविडेंड। ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उसके भी 2 हिस्से पड़ते हैं। इधर मैं बता रहा हूं, देखो ये जो है ना, इसके 2 हिस्से पड़ेंगे। इसमें से कुछ आप डिविडेंड दे दोगे इक्विटी वालों को, और बाकी का जो नहीं दोगे उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग। यही रिटेन अर्निंग या तो रिटेन अर्निंग फॉर्म में रखो या जनरल रिजर्व में ऐड कर दो, दोनों सेम है। ठीक है? तो आप सोचो, मैं एक यहां लिखता हूं कि सपोज 100 करोड़ का सेल्स है, उसमें से 60 का वेरिएबल कॉस्ट, 40 कंट्रीब्यूशन आया, सपोज 10 मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो 30 करोड़ मेरा क्या आया? ईबीआईटी आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। चलो इसमें से 5 लाख या 5 करोड़ का इंटरेस्ट, तो 25 करोड़ का क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स आया। चलो 20% टैक्स रेट है या 30% टैक्स है, तो 25 का 30% 7.5 होता है, वो माइनस किया तो कितना आया? 17.5।
ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सपोज 2.5 करोड़ का सपोज प्रेफरेंस डिविडेंड था, वो भी दे दिया। अब जो 15 ये जो बचे ना, उसी को बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें से आप डिविडेंड पे करोगे, सपोज आपने से इसमें से 1/3 डिविडेंड पे कर दिया 5, तो बाकी का जो 10 बचा ना, उसको रिटेन अर्निंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या था, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, उसमें से मैं डिविडेंड माइनस करता हूं। कौन सा डिविडेंड? इक्विटी डिविडेंड। तो अब जो आता है ना बाकी का, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, बट यहां एनालिसिस उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये जो रुपया था उसको आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया। ये रुपया किसका था? इक्विटी शेयर होल्डर का। अब उसको इक्विटी शेयर की संख्या से डिवाइड कर दो, तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, वो फिगर मिलेगा। उसको ही बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। सर हमको मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि आपको मालूम है, बट मैं हमारे फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको ये लेवल का सीक्वेंस नहीं मालूम। उनको मालूम तो पड़ चुका होगा कि ये बराबर बोल रहे हैं, बट ये इसका यूज है। अब सर ये इतना ही याद रखने का, यस इतना याद रख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं अब आपको एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रख लो, तीनों लिवरेज आ जाएंगे इसमें से। अब कैसे? तो जस्ट 2 मिनट लेता हूं लास्ट, सिर्फ फॉर्मूला बोलता हूं, इसका लॉजिक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कल। देखो सबसे पहला मैंने क्या बोला था, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मींस क्या? हाउ बेस्ट यू कैन यूटिलाइज योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कहां आती है? इधर। तो ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर का एंड नीचे का, ये जो दो वर्डिंग्स है, कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर का वर्ड क्या है? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के नीचे का वर्ड क्या है? ईबीआईटी। अब आप क्या करो, ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, खत्म। दो ऐसे वेरिएबल्स ले लो कि जिसका डिफरेंस फिक्स कॉस्ट हो। तो मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी बीच का डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस की, तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया। एंड व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज? हाउ बेस्ट यू कैन यूटिलाइज योर इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर का पकड़ लो, क्या है ये? ईबीआईटी वर्ड है, और उसके नीचे का वर्ड कौन सा है? ईबीटी। तो अब आप क्या करो, यहां लिख दो ईबीआईटी एंड यहां लिख दो ईबीटी, हो गया आपका फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर नीचे के दो शब्द। और ये क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? देखो मैंने यहाँ ओएल लिखा है, ओएल मींस कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, देखो ये वाला। और मैंने यहां से शुरू किया और यहाँ एरो खत्म हो रहा है। फिर देखो दूसरा मैंने यहाँ ईबीआईटी से शुरू किया और ईबीटी पे खत्म किया, तो ये मेरा फाइनेंशियल लिवरेज। एंड व्हाट इज कंबाइंड लिवरेज? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलो ऑपरेटिंग लिवरेज, व्हाट इज कंबाइंड लिवरेज? कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग बट ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। दोनों की फॉर्मूला लिखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लिख दो इधर, एंड इधर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लिख दो, बराबर। और फिर ये दोनों ईबीआईटी निकल गए, बचा गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। मींस इसमें क्या करो, फिक्स कॉस्ट के ऊपर का ये वर्ड ले लो एंड यहाँ इंटरेस्ट के नीचे का ये वर्ड ले लो, दैट इज कंबाइंड लिवरेज। सो कंबाइंड लिवरेज इज टेकिंग बोथ केयर ऑफ बोथ। तो यहाँ क्या करेंगे, कंबाइंड लिवरेज में ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट लिया और इसका मैंने एंडिंग पॉइंट लिया। समझ में आ गया? हो गई फॉर्मूला। अब ये समझ गए तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं फॉर्मूला, सिर्फ डेफिनेशन याद रखो। व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? हाउ बेस्ट यू कैन यूटिलाइज योर फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज फाइनेंस लिवरेज? फाइनेंस में इंटरेस्ट आता है, तो हाउ बेस्ट यू कैन यूटिलाइज योर इंटरेस्ट कॉस्ट। खत्म हो गया, ये फॉर्मूला का डिराइवेशन है। बट अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है ना, उसके बारे में क्या क्या है सब पढ़ेंगे। तो आपको कल मेरा ये पैम्पलेट मिलेगा, 8 पेज का पैम्पलेट है, और उसके अंदर आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल टाइप। देखो ये रहा, मैंने कुछ हाथों से लिखा हुआ है, वो भी ये पैम्पलेट में कवर हो गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखना है, कुछ करना नहीं। हाँ बराबर। तो ये चैप्टर है हमारा, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शैल आई एंड? ओके, चलो मिलते हैं बच्चों, बाय, गुड डे, जय हिंद।